जमानत जब्त होने का क्या अर्थ है? जमानत राशि कितनी होती है? क्या चुनाव में हारने वाले सभी उम्मीदवार का जमानत जब्त कर लिया जाता है? जमानत वापस किस किस उम्मीदवार का किया जाता है? यह कुछ चुनिंदा सवाल है जो चुनाव आते ही प्रत्याशियों के बीच और आम आदमियों के बीच चर्चा का विषय हो जाता है कि इस चुनाव में इस पार्टी के इस प्रत्याशी का जमानत जब्त हो जाएगा। चुनाव के दौरान और चुनाव परिणाम के उपरांत अक्सर यह सुनने को मिलता है कि अमुक प्रत्याशी का जमानत जब्त हो गया, या कई पार्टी के नेता अपने चुनाव प्रचार के दौरान यह कहते हुए देखे जाते हैं कि इस बार उस व्यक्ति का जमानत जब्त करवा के रहूँगा। आखिर जमानत जब्त होता क्या है? इस वीडियो में जमानत जब्त होने से संबंधित चर्चा की गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मैं राजेश कुमार महतो आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राजेश यूट्यूब स्टडी में। चलिए देर न करते हुए वीडियो का शुरुआत करते हैं और इन सभी सवालों को जानने का प्रयास करते हैं। हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर सरकार चुनने के लिए जनता के मतों का उपयोग किया जाता है, यानी कि मतदान के माध्यम से हम अपनी सरकार अपने लिए चुनते हैं। चाहे वो पंचायती चुनाव हो, यानी वार्ड का, मुखिया का, पंचायत समिति का, जिला परिषद का, या फिर विधानसभा का चुनाव हो, जिसमें एमएलए का चुनाव किया जाता है, यानी विधायक, जो राज्य के राजधानी में विधानसभा में बैठते हैं और इस राज्य को संचालन करने के लिए जरूरी नियम कानूनों को बनाते हैं। साथ ही साथ मतदान के माध्यम से लोकसभा के सदस्यों का भी चुनाव किया जाता है, जिन्हें हम सांसद कहते हैं, जो केंद्र में सरकार बनाने के साथ साथ केंद्र को संचालन करने की पूरी जिम्मेवारी इन्हीं सांसदों का होता है। कहने का तात्पर्य है कि देश में पंचायत चुनाव से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक हर चुनाव लड़ने से पूर्व उम्मीदवार को पहले चुनाव आयोग के पास एक पर्चा भरना पड़ता है, जिसमें कुछ जरूरी जानकारी देनी पड़ती है, जैसे कि उसकी शैक्षिक योग्यता, आवासीय पता, कुल आय, कितना उसका आमदनी है और कितना उसका जमा पूंजी है, वो सारी चीज़ की जानकारी उन्हें भरनी होती है। वैवाहिक स्थिति, वह शादीशुदा है या बैचलर है, उम्र कितना है, किस पार्टी से वो संबंध रखता है, या फिर वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना फॉर्म दाखिल कर रहा है। इसके साथ ही पर्ची में जरूरी कागजातों के साथ कुछ धनराशि भी जमा करना होता है, और वही धनराशि को चुनाव के भाषा में जमानत कहा जाता है, जो अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग होता है। चलिए बात करते हैं जमानत जब्त का क्या अर्थ है। चुनाव आयोग के मुताबिक जब कोई उम्मीदवार सीट पर पड़े कुल वोटों का 1/6 यानी कि 16.66% वोट हासिल नहीं कर पाता है, तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। कहने का तात्पर्य है कि चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी अपना फॉर्म दाखिल करते हैं या चुनाव मैदान में उतरते हैं, उसमें से कोई एक ही जीतता है, लेकिन बाकी जो प्रत्याशी हैं, मान के चले किसी विधानसभा में 17 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया, जिसमें से कोई एक विजयी होगा, बाकी 16 प्रत्याशी चुनाव हार जाएंगे। लेकिन जमानत जब्त किनका होगा? जमानत जब्त उन्हीं का होगा उस विधानसभा क्षेत्र में जितना वोट पड़ा, उस वोट का 1/6 भाग यानी 16.66%, उससे अधिक वोट अगर वह हासिल कर लेता है तो उसका जमानत सुरक्षित रहता है, और अगर उस वोट को हासिल नहीं कर पाता है तो उसका जमानत जब्त हो जाता है। मान के चलिए किसी विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और उनमें से किसी उम्मीदवार को 16,666 वोट से कम वोट मिले हैं, तो इस परिस्थिति में
उस प्रत्याशी का जमानत जब्त हो जाता है। यानी कि जो उन्होंने धनराशि जमा की थी, चुनाव आयोग को उसे वापस नहीं मिलेगा और इसी को जमानत जब्त होना कहा जाता है। यही नियम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पर भी लागू होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपनी जमानत बचाने के लिए 1/6 वोट लाना अनिवार्य होता है, अन्यथा उनका भी जमानत जब्त हो जाता है। अब बात करते हैं जमानत राशि कितनी होती है। चुनाव का पर्चा भरते समय प्रत्याशियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34(1)(a) के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ने के लिए 25,000 रुपये की सिक्योरिटी राशि और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपये की राशि जमा करनी होती है। यानी कि यदि आप सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको 25,000 रुपये का जमानत राशि जमा करना होगा। यदि आप विधायक बनने के लिए प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जमानत राशि जमा करना होता है। और एक नियम है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34(1)(b) के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST वर्ग के प्रत्याशियों को इन दोनों चुनाव के लिए सिर्फ आधी राशि जमा करनी होती है। यदि वो सांसद के लिए चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें 25,000 के जगह पर 12,500 रुपया जमा करना होता है। यदि वो विधायक के लिए प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल करते हैं तो उन्हें 10,000 के स्थान पर 5,000 रुपये का जमानत राशि जमा करना होता है। यदि कोई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में हैं तो सभी वर्गों के लिए राशि की रकम समान होती है। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार को 15,000 रुपये जमा करने होते हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो। अब हम बात करते हैं किन किन हालतों में जमानत राशि को वापस किया जा सकता है। पहला कंडीशन है उम्मीदवार को जब 1/6 यानी कि 16.66% से अधिक वोट हासिल हो जाते हैं तो उस प्रत्याशी की जमानत राशि लौटा दी जाती है। जीतने वाले उम्मीदवार को भी उसकी रकम वापस कर दी जाती है, भले ही उसे 1/6 से कम वोट मिले हों। यानी कि अगर वो जीत जाता है उम्मीदवार और उसका 16.66% से कम वोट आते हैं फिर भी उसका जमानत राशि वापस कर दिया जाता है। तीसरा कंडीशन है वोटिंग होने से पहले अगर किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को रकम लौटा दी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल करता है और वोट होने से पहले आकस्मिक कारणों से उसका निधन हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी उनके परिजनों को जमानत राशि वापस कर दी जाती है। चौथा कंडीशन है उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने पर या फिर नामांकन वापस लेने की स्थिति में जमानत राशि वापस कर दी जाती है। यानी कि कोई उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया, कई दफ़ा ऐसे देखने को मिलता है जब उम्मीदवार जो पर्ची डालते हैं वो विभिन्न कारणों से उसका पर्ची रद्द हो जाता है और रद्द होने की स्थिति में उसका जो जमानत राशि है उसे वापस कर दिया जाता है, या फिर वो स्वेच्छा से खुद से नामांकन वापस ले लेता है तो ऐसी परिस्थिति में भी उसका जमानत राशि वापस कर दिया जाता है। जो व्यक्ति सीरियस है यानी कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए गंभीर है वैसे लोग ही चुनाव लड़े, इसी के लिए जमानत राशि ली जाती है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको जमानत जब्त होने से संबंधित कुछ छोटी मोटी जानकारियां मिली होंगी। अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है या इस वीडियो से संबंधित किसी तरह का शिकवा, शिकायत, सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।